सभी को नमस्कार। मैं राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट दौसा से असिस्टेंट प्रोफेसर बिन्नी साहू इतिहास से। आज हम बीए सेकेंड ईयर में सेकंड भाग में चलने वाले पेपर के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संस्कृति के प्रधान तत्व कौन से हैं या विशेषताएं कौन सी हैं और इनका किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में या अक्षुण्ण बनाए रखने में क्या योगदान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी पहली विशेषता है भारतीय संस्कृति की, वो है प्राचीनता। देखिए, प्राचीनता की अगर हम बात कहें तो भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है या विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। दूसरी संस्कृतियों से हम तुलना करें, मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, क्रीट, यूनानी, ये आदि संस्कृतियां आई, लेकिन इनकी निरंतरता नहीं रही। किंतु भारतीय संस्कृति का स्थायित्व हमें आज भी देखने को मिलता है। आज प्राचीन जो यूनानी व रोम धर्म के अनुयायी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति है उसको अजर अमर बनाने के लिए उसके जो फॉलोअर्स है आज भी हमें दिखाई देते हैं। नंबर 2 बात है इसके अंतर्गत, दूसरी बात है भारतीय धर्म भी आज भी वैदिक है। वो कैसे है भारतीय धर्म आज भी वैदिक कैसे है? क्योंकि आज भी हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यज्ञ आदि कुंड में आहुति देते हैं तथा देवी देवताओं को हम क्या करते हैं, तृप्त करते हैं। इस प्रकार से जो हम गीता कहें, महाभारत कहें, उनके जो श्लोक हैं वो आज भी हम, जैसे गीता है उसके पाठ हम आज भी अपने घरों में करवाते हैं, अखंड रामायण के पाठ करवाते हैं। तो भारतीय संस्कृति क्या है, आज भी वैदिक है, वेदों से जुड़ी हुई है। और उसके अंतर्गत जो ज्योतिष व्यवस्था है, जैसे कि हमने पहले भी आपको समझाया था कि जो वेदांग है उसके 6 अंग थे, जिसमें से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छठा था छंद। तो उसके अंतर्गत जो ज्योतिष है, जो वेदांग जो ज्योतिष है, उसकी आज भी हम निरंतरता देखते हैं। अगला जो बिंदु है उसमें सत्य, अहिंसा, शांति, परोपकार, आज भी भावनाएं, ऐसी भावनाएं भारतीय संस्कृति की प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमें झलकती हुई दिखाई देती है। चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, वो आज भी अहिंसा और शांति का उपदेश पूरे जगत में देते रहते हैं। अगला बिंदु है, इसके अंतर्गत हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसे 800 ईस्वी के आसपास शंकराचार्य ने अपना एक दर्शन प्रस्तुत करा था लोगों को, और वो दर्शन से अनेक लोग जुड़े भी थे। और जो अद्वैतवाद जिस दर्शन का नाम था, उसको आज भी हम आत्मा और परमात्मा, ये 2 तत्वों के रूप में आज भी हम लोग मानते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि कोई बात 800 साल पहले भी कही गई है, या 8वीं शताब्दी में बात कही हुई भी है, जिसको हम आज भी मानते हैं। इस प्रकार जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय इतिहास है, उसका जो निर्माण है वो क्या है, निरंतर हो रहा है। इस प्रकार की भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अगली बिंदु है आध्यात्म पर बल। देखिए, अनेक स्थितियों में अनेक धर्मों को, अनेक संस्कृतियों को, अनेक विषयों को समय समय पर तत्कालीन परिस्थितियों में चुनौती दी गई है। महावीर बुद्ध, उन्होंने भी वैदिक धर्म को चुनौती दी। उसके पश्चात जो वेदों के अच्छे तत्व है उनको अपनाया गया, और अंतोतगतवा वो है जो विषय हैं वो उस संस्कृति के अंतर्गत लीन हो गए। मुसलमानों का सूफी संप्रदाय जिसे हम कहें, वो भी भारत के आध्यात्म पर, जो भारत की योग साधना है, रहस्यवाद है, उसके क्या है, नज़दीक है। इसलिए भारतीय संस्कृति क्या है, आध्यात्म पे बल देती है और आध्यात्म को संस्कृति का प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं, उसमें है सहिष्णुता।
देखिए, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में सहिष्णुता का प्रमुख स्थान है। सहिष्णुता होती क्या है, हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए। सहिष्णुता से तात्पर्य है कि सहिष्णु होना। सहिष्णु का मतलब ये क्या है, हम अपने मत को, अपने विचार को रखते हुए दूसरे के मत को भी स्वीकार करें या उसके प्रति उसके विचारों को समझने की कोशिश करें। ऐसी जो विचारधारा कहलाएगी वो सहिष्णुता विचारधारा कहलाएगी। इसके अंतर्गत हम पूरे जो विश्व के अंतर्गत जो सम्राट अशोक है उसके बारे में जानेंगे। सम्राट अशोक है, उसने सहिष्णुता का परिचय देते हुए जब युद्ध में निरंतर विजय हासिल करने के पश्चात भी उसके जो हृदय है, हमने पता होगा आपको कि हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था कि कलिंग के युद्ध के पश्चात उसके हृदय में परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना करी। इसके अलावा हम जो हमारे देश के अंतर्गत या भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अनेक धर्म आए, जैसे पारसी है, यहूदी है, सीरियन ईसाई है, उनको हमने क्या दी, यहाँ पर शरण दी। और शरण देने के बाद वो भारतीय संस्कृति के या भारत के अभिन्न अंग के रूप में आज भी परिचायक है। इसके अलावा सांप्रदायिक एकता संविधान में भी उल्लेखित है। आपको पता होगा कि भारतीय संस्कृति के मूलाधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 तक हमने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने विचारों को रख सकता है। राज्य के द्वारा किसी प्रकार के विशेष धर्म को संरक्षण नहीं दिए जाने की बात की गई है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में जो हमारे संविधान है उसको भी भारतीय संस्कृति के नज़दीक ही रखा गया है। अगला इसके अंतर्गत बिंदु है वह है अनुकूलता। अनुकूलता की हम बात करें तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूल कहा जाता है। डार्विन का भी हमने सिद्धांत पढ़ा था कि वही व्यक्ति ही जीवित रहेगा जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। इस प्रकार से भारत में अनेक प्रकार की विदेशी संस्कृतियाँ आई, मिस्र की या अनेक देशों के या अनेक हमारे पास विदेशी आक्रांता आए, जिन्होंने उन आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करा और भारत की संस्कृति में घुलने मिलने का प्रयास करा। और घुलने मिलने के पश्चात उन्होंने भारतीय धर्म और समाज और भारतीय विचारों को, भारतीय आचरण को प्रभावित किया और धीरे धीरे इसमें जो भारतीय संस्कृति में परिवर्तन भी हुए, लेकिन वो परिवर्तन आमूलचूल परिवर्तन हुए, लेकिन ये धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन किसी प्रकार का विकराल रूप धारण नहीं कर सके। और इस प्रकार से ये जो भारतीय जो संस्कृति है उसने अपने आप को अन्य संस्कृतियों के साथ अनुकूल बनाने का प्रयास करा। गुप्त काल से लेकर के आज तक जो भारतीय संस्कृति के जो मौलिक आदर्श हैं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। मुसलमानों के समय अंग्रेजी या अंग्रेजों के शासनकाल के समय शिक्षित वर्ग थे जिनके रहन सहन तथा वेशभूषा में अपना लिया, लेकिन जो भारतीय धर्म है, परंपरागत धर्म है और जो सामाजिक आदर्श थे वो भारतीयों ने कभी भी त्याग नहीं किए। अगला बिंदु है इसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वो है सर्वांगीणता। देखो, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति का एक ही क्षेत्र में विकास नहीं होता, उसका सभी क्षेत्रों के अंतर्गत विकास हुआ है। उसका ऐहिक तथा पारलौकिक, इस जगत की के साथ साथ उसके पारलौकिक उन्नति भी हमें देखने को मिलती है। और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति का न केवल शारीरिक और मानसिक विकास हुआ है, अपितु आध्यात्मिक शक्ति का भी उसका विकास हुआ है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 4 पुरुषार्थ की संकल्पना की गई है, आपको पता भी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जहाँ पर अगर हम बात करें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न सभी को करना चाहिए। पहला और आखिरी यानी धर्म और मोक्ष, इस पुरुषार्थ का उद्देश्य है व्यक्ति का आत्मिक विकास करना, जबकि दूसरे और तीसरे का उद्देश्य है व्यक्ति की मन और उन्नति का विकास करना।
तो भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं या अन्य जो भी इससे जुड़े हुए तत्व है, यह एक दूसरे पर निर्भर है। और इसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास की हमने बात करी, तो पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति का मानसिक और जो उसका आत्मिक दोनों विकास की बात की गई है। इसी प्रकार हम अपने 4 आश्रमों की भी हमारे यहाँ संकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की हमने बात करी है। तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम पहले 3 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए थे कि अगर हम बात करें कि धर्म और अर्थ और काम, इन तीनों का संबंध ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ आश्रम से था, जबकि मोक्ष की संकल्पना अगर हम बात करें तो उसका संबंध व्यक्ति के वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम से जुड़े हुए थे। इसलिए व्यक्ति को न तो धर्म की उपेक्षा करनी चाहिए, न ही अर्थ और काम के प्रति अधिक उसका सेवन करना चाहिए या उसका अधिक झुकाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति को धर्म का अनुसरण करते हुए अर्थ की उपलब्धि प्राप्त करनी चाहिए और धर्म के अनुसार ही व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। धर्म से इतर कोई कर्म नहीं करना चाहिए और मोक्ष को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाते हुए अपना सर्वांगीण विकास करना चाहिए। तो ये भारतीय संस्कृति की चौथी विशेषता थी। इसके बाद हम बात करेंगे, अगली विशेषता है ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति उदार प्रवृत्ति की संस्कृति रही है। आज भी हम अक्सर कई बार बात करते हैं तो कहते हैं कि यदि कोई अच्छी चीज़ सीखने की हो तो हमें छोटे बच्चे से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो भारतीय संस्कृति ने हमें सिखाया है कि कोई अच्छी बात हो तो हमें खुले दिल से उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अंतर्गत हम बात करें तो भारत पर अनेक विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया है, जिसमें हमें शक है, हूण है, मंगोल है और उसके पश्चात जो मुग़ल है, तुर्क है, आदि अनेक विदेशी आक्रमण हुए हैं। किंतु इन संस्कृतियों का भारत के अंतर्गत क्या हो गया है, विलीनीकरण हो गया है। और इस विलीनीकरण से क्या हुआ, अनेक भाषा, धर्म और नीति को हमने क्या किया है, आत्मसात किया है। तो भारतीय संस्कृति क्या है, अनेक आक्रमणों के पश्चात और परस्पर ग्रहण करने वाली जो अच्छी बातों की बात हम करते हैं या अच्छी कला की बात हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो विभिन्न कला है, जैसे हम गांधार कला की बात करें तो वो है यूनानी तथा भारतीय, जिसे इंडो ग्रीक कहा जाता है। तो इंडो ग्रीक कला का जो हमें सम्मिश्रण हमें मिलता है तो ये ग्रहणशीलता का परिचायक है। इसके लिए अतिरिक्त हमारे पास इंडो इस्लामिक कला है, जो इस्लाम और भारतीय दोनों विचारों की या दोनों कलाओं का सम्मिश्रण माना जाता है। ऐसा हम जो भारत की स्थापत्य कला है, वह चित्रकला है या मूर्ति कला है, अन्य कलाओं पर हमने उसका सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय दर्शन की, हम बात करें तो दर्शन के अंतर्गत भारत में सभी प्रकार की जो पूजा पद्धतियां हैं वो प्रचलित है। संविधान के द्वारा सभी पूजा पद्धतियों का संरक्षण है। इस्लाम अपने इस्लामिक व्यक्ति है वो मस्जिद में जा कर के, हिंदू मंदिर में जा कर के और सिख गुरुद्वारे में जा कर के और ईसाई चर्च में जा कर के अपनी जो पूजा पद्धति है उसको अपना सकता है। हिंदू अपने चाहे तो कर्मकांडों का भी प्रयोग कर सकता है, जो आज भी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत निरंतरता का परिचायक हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा विवाह है, इसको भी पवित्र संस्कार माना गया है। इसके अंतर्गत अलग अलग धर्मों के अंतर्गत अलग अलग विवाह पद्धतियों को भी हमने स्वीकार करा है। इसके अलावा अगर प्राचीनता की हम बात करें तो बहुपत्नीत्व तथा बहुपतित्व, ये दोनों प्रकार की विचारधारा है हमारे यहाँ थी। इसके अलावा संबंधों को अपनी इच्छा से तोड़ा जाना भी स्वीकार किया गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में ग्रहण और संरक्षण दोनों को स्थान है, लेकिन विध्वंस और विनाश को संरक्षण का प्राप्त नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ही मूल विशेषता है जियो तथा जीने दो। इस प्रकार से जब विदेशी आक्रांताओं का भी हमारे यहाँ आक्रमण हुआ
तो अनेक जो वंश है वो भी हमें देखने को मिलता है। उसके अंतर्गत जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम देखें तो अनेक भारतीय माताओं की कोख से ऐसे हमें मिश्रण मिलते हैं। जैसे मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं तो हमने फर्स्ट पेपर में हम पढ़ेंगे आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक, वो कोरोना तुर्क का उदाहरण है। कोरोना तुर्क वह कौन सी जाति थी, हम आपको वहाँ डिटेल में बताएंगे कि भारतीय तो माता और पिता तुर्क, तो ऐसे से होने वाली जो संतान है वह कोरोना तुर्क के नाम से जानी जाएगी। अगली और अंतिम विशेषता है भारतीय संस्कृति की है कि भारतीय संस्कृति की आधारभूत एकता। इसके अंतर्गत हम इसे 3 भागों के अंतर्गत देखेंगे। पहली है भारत की भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता में हम बात करेंगे तो उत्तर में जो भारत का जो हम अगर नक्शे की दृष्टि से बात करें तो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण के अंतर्गत समुद्र है। इसके अलावा अगर हम इसके विभाजन की बात करें तो उत्तर का मैदान है, पूर्वोत्तर भारत है, या फिर हम पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो अनेक प्रकार के घाट बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है इसमें अनेक प्रकार की विषमता भी हमें देखते हैं कि जहाँ एक तरफ राजस्थान में सूखी स्थिति है, वहीं दूसरी ओर चेरापूंजी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इन सभी के बावजूद भी भारत के अंतर्गत हम भौगोलिक एकता देखने को मिलते हैं। अनेक भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग हैं, अनेक धार्मिक जो रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाजों हैं, उसमें भी अंतर है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज है उसे एक अजायब घर के नाम से या संग्रहालय के नाम से भी पुकारा जाता है। इन सब के बावजूद भी भारतीय संस्कृति में उसके अंतर्गत जो उसकी भौगोलिक एकता है, उसका भौगोलिक विषमता होने के पश्चात भी हमें वहाँ पर एकता नज़र आने लगती है। ये सब उत्तर का हिमालय हो, दक्षिण का समुद्र हो, ये सब भारत को सुरक्षित रखने के हिसाब से भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में से हम एक इसे मान सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जो दूसरा इसके अंतर्गत एकता की बात करें वो है राजनीतिक एकता। देखिए, राजनीतिक एकता हम बात कहें तो राजाओं की मनोकामना होती थी प्राचीन काल के अंतर्गत। जब हम वैदिक धर्म पढ़े थे या वैदिक धर्म के बारे में हमने देखा था पिछले गत वर्ष भी जब हमने पढ़ा था, ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल जब हमने पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि उस समय जो प्राचीन समय में जो राजा था वह अपने आप को चक्रवर्ती राजा बनने की सोचा करता था और उसके अंतर्गत वह समय समय पर राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञों का आयोजन करवाता था, जिससे संपूर्ण भारत में उसकी राजनीतिक एकता यानी कि उसका जो राजा का जो स्वामित्व है या उसकी विशेषता है वो सभी जगह देखने को मिले। इसके अलावा मुग़लों के समय तथा अंग्रेज़ों के समय में भी एक जैसी शासन व्यवस्था थी, एक जैसे कानून थे, संपूर्ण भारत में एक जैसी राजभाषाओं का प्रयोग किया जाता था। और यही चीज़ हमने देखा कि व्यक्तियों में जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो लोगों में राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय भावना के आधार पर विभिन्न प्रांतों के निवासी होने के बाद भी एक झंडे के नीचे वह तत्समय आए। इसके बाद अंतिम विशेषता जो इसके अंतर्गत बिंदु है वह है सांस्कृतिक एकता। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में जैन, हिंदू, मुस्लिम अनेक जो आधुनिक संस्कृतियां हैं वो आज भी विद्यमान है। अगर हम बांग्लादेश के मुसलमानों की बात करें या पाकिस्तानों के मुसलमानों की बात करें तो वह अरब के मुसलमानों से भिन्न है, जबकि भारत के मुसलमानों से अधिक नज़दीक है। तो हम ये कहेंगे कि भारतीय जो संस्कृति है या वह जो मुसलमान संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति के कहीं अधिक निकट है। दूसरी बात हम कहेंगे कि भारत में अनेक धार्मिक संप्रदाय और दर्शन है, उसके नैतिक सिद्धांतों में भी एकता है। अगर हम एकेश्वरवाद की बात करें, कर्म की बात करें, पुनर्जन्म की बात करें, मोक्ष की बात करें, निर्वाण की बात करें, भक्ति योग की बात करें, बोधिसत्व की बात करें, परोपकार की बात करें, अहिंसा की बात करें,
शांति की बात करें तो ये सभी धर्मों के अंतर्गत, सभी संप्रदायों के अंतर्गत इनकी समान चर्चा की गई है। इसके अलावा जो अगर हम राम के बारे में करें, महावीर के बारे में करें और पैगंबर मोहम्मद के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम देखेंगे कि सभी जो धर्म है, सभी जो संप्रदाय हैं, उनके लिए, उनके प्रति जो सबके प्रति कैसे हैं, शुद्ध विचार है। इसके अलावा वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत आदि जो जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, वो समस्त भारतीयों के लिए समान प्रेरणा के स्रोत के रूप में माने गए हैं। इसके अलावा जो भारतीय कला है, जो धर्म पर आधारित है, जैसे अजंता एलोरा है, या फिर हम बौद्ध धर्म से संबंधित सांची के, बरहुत के, अमरावती के स्तूप कहें, या जो भारतीय मंदिर शैली हैं, उन सभी को सभी धर्मों के द्वारा समदर्शी के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अलावा अंत में हम अपनी बात को बाइंड करना चाहेंगे कि भारत के लगभग सभी संप्रदायों ने प्राचीन काल में संस्कृत भाषा को माना है। यद्यपि जैन और बौद्ध ने समय के पश्चात पाली व प्राकृत भाषा को अपना लिया था, किंतु जब हमें प्रसार की बात आई, संस्कार तथा प्रसार की बात आई, तो उन्हें भी भारतीय संस्कृति की जो मुख्य विशेषता है या मुख्य भाषा है, उन्हें संस्कृत को ही अपनाया। राजनीतिक अध्ययन तथा शासन तंत्र भी संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही प्रयोग किया गया। इसके अलावा भारत के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विवाह, खान पान, शिष्टाचार, मनोरंजन, आमोद प्रमोद तथा पर्व तथा उत्सव में भी कई बार हमें समानता दिखाई देती है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों का सम्मिश्रण होने के पश्चात, विभिन्न प्रकार के धर्मों का होने के पश्चात भी भारतीय संस्कृति आज भी संपूर्ण विश्व के अंतर्गत वंदनीय है और उसकी जो विशेषता है वही अपने आप में अजर और अमर और विद्यमान रहेगी। धन्यवाद।